नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 14 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स स्टडी करेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के डेली पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक रखी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको डेली वहां पे करंट अफेयर्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे। सो जो 14 अगस्त 2024 से जो पहली न्यूज आ रही है वो न्यूज है 20 अफगान सिख लोगों को सिटीजनशिप मिल गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते। आपको पता है कि 2019 में जो सिटीजनशिप एक्ट था उसको अमेंड किया गया था, तो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का, उसके चलते 20 अफगान सिख लोगों को, अफगानिस्तान के सिख लोगों को सिटीजनशिप मिली है। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो था ये न्यूज में आ गया है। इसका जो सिलेबस है वो GS 2 से जाता है, या फिर हम कहेंगे गवर्नेंस, यहां से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि 20 अफगानिस्तान के सिख लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप मिल चुकी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के चलते। अब सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का क्या कहता है ये जानना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये न्यूज में आ गया है। सबसे पहले जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था, इसको इसने अमेंड किया था 2019 में। तो 2019 अमेंड करना यानी एक्ट में कुछ चेंजेस लाना। तो 1955 में जो एक्ट बनाया गया था सिटीजनशिप को लेके, इसमें 2019 में अमेंडमेंट्स किए गए और इसमें दो की चेंजेस किए गए थे। पहला ये है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन, ये जो मैंने रिलीजन के नाम बताइए याद रखिएगा, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये लोग, और देश के नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये रिलीजन के लोग अगर इस तीन देशों से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, और अगर वो इंडिया में एंटर करते हैं 31 दिसंबर 2014 को या फिर उसके पहले, ठीक है, याद रखिएगा 31 दिसंबर 2014 को या फिर उसके पहले, तो उनको सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की। ये यहाँ पे हमें पता चलता है। तो यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स ये 6 रिलीजन्स है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो पीरियड था टू क्वालिफाई फॉर सिटीजनशिप, अगर आपको देश का नागरिक बनना है इंडिया का, तो एक क्वालिफिकेशन का एक पीरियड होता है, जो कि पहले था कि आपको 11 साल इंडिया में रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। वो अब हम कहेंगे कि कंटिन्यूअस स्टे रहना चाहिए, उसको 5 साल कर दिया गया, 5 साल में ही सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो हम कहेंगे कि हाउएवर जो पाकिस्तानी हिंदू है वो एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए। सेक्शन 5 कहता है और सेक्शन 6 कहता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, कि जो पाकिस्तान के हिंदू है उनको किसी भी तरह से इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन की प्रोसेस को पूरा करता है, जल्दी जल्दी ये सिटीजनशिप देने के काम कर सकता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जो रूल है वो ग्रांट करता है फाइनल अथॉरिटी को, यानी हम कहेंगे कि जो फाइनल अथॉरिटी है जो अकॉर्ड करेगी, जो सिटीजनशिप देगी, टू एम्पावर्ड कमिटी, जिसके हेड होंगे डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस के। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो फाइल की जाएगी वो ऑनलाइन की जा सकती है पोर्टल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जो है उसके द्वारा ये क्लियर किया जाएगा, जिसके हेड, जो कि हम कहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिशियल, उसके हेड होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के। तो ये सब क्लियरेंस का काम करते हैं, ये जो सिटीजनशिप है वो देने का काम करते हैं। सक्सेसफुली वेरिफिकेशन होने के बाद हर डॉक्यूमेंट का ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है DLC, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, वो ओथ देता है एप्लीकेंट्स को कि आप जो भी बोल रहे हो सच बोल रहे हो और आपको यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाती है इस देश की। तो ये सब यहाँ पे आपको इस एक्ट के थ्रू देखने मिलता है। चैलेंजेस क्या थे इस एक्ट के? सबसे पहला चैलेंज था राइट टू इक्वालिटी। इस एक्ट के कारण लोगों ने ऐसा कहा कि उनका राइट टू इक्वालिटी जो है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में लिखा है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा लॉ के सामने। स्टेट किसी को भी, स्टेट यानी गवर्नमेंट किसी को भी ये राइट टू इक्वालिटी से दूर नहीं रख सकती और सबको इक्वल प्रोटेक्शन भी देगी लॉ का। अब ये यहाँ नहीं मिल रहा है ऐसा कहना है, क्योंकि सभी रिलीजन को मिल रहा है बट मुस्लिम्स को ये राइट नहीं दिया जा रहा है। दूसरा है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म ये कहता है कि इस देश का ऑफिशियल रिलीजन कोई नहीं होगा, सबको अपना रिलीजन फॉलो करने का यहाँ पूरा फ्रीडम दिया जाएगा। तो फिर एक रिलीजन के साथ इस तरह से क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे सवाल उठा था ये एक्ट आने के बाद। उसी के अलावा सेक्शन 6A जो है सिटीजनशिप एक्ट का 1955 का और आसाम का, सेक्शन 6A यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में जब आसाम अकॉर्ड साइन किया था। 1985 में एक अकॉर्ड साइन किया गया था जिसका नाम है आसाम अकॉर्ड, और वो डिटरमाइन करता है कि फॉरेनर्स जो है वो कौन है जो आसाम के स्टेट में रह रहा है, और उनके लिए 24 मार्च 1971 ये कट ऑफ डेट बताई गई है कि इस डेट के पहले, इस डेट को
के बाद जो भी लोग आए हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लिखा है। तो हम कहेंगे कि ये कट ऑफ डेट जो है ये पहले 1971 रखी थी, बट अब आप देख रहे हैं कि कट ऑफ डेट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में चेंज कर दी गई है। तो ये किस तरह से हो रहा है, ये हमें देखना होगा कि ये किस तरह से इस अलग अलग चीजें जा रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 31 दिसंबर 2014 है और यहाँ पे था 1971। तो ये एक्चुअली मैच नहीं हो रहा है, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है, दो डेट्स। तो ये सब चैलेंजेस है इस एक्ट के साथ। और ये है न्यूज जो हमारी पहली थी कि 20 अफगान सिख लोगों को सिटीजनशिप दे दी गई, और इसका जो सोर्स था इस न्यूज का वो था द हिंदू। अब अगली जो हमें न्यूज देखने मिल रही है वो है सेंट मार्टिन्स आइलैंड को लेके। सेंट मार्टिन्स आइलैंड आखिर न्यूज में क्यों रहे हैं? सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो होते हैं वो काफी बड़े जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गए हैं, पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन चुकी है। फॉर्मर बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर जो थी, आपको पता है शेख हसीना जो है बांग्लादेश की पहली जो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थी, जिनको अब इस पोस्ट से हटा दिया गया, उन्होंने ये कहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो आइलैंड जो है वो अपने कब्जे में लेना चाह रहा है, और बांग्लादेश में जो नई सरकार बन रही उसको उसके बदले पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है। तो इस आइलैंड को वो कब्जे में लेना चाह रहा है, ऐसा कहा है। बट यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने हसीना का ये जो एलिगेशंस थे, ये इल्जाम जो यूएस पे लगाए गए, उन्होंने बोला कि ये सब गलत है और ये एक्यूरेट नहीं है। तो अबाउट सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो अब न्यूज में रहे उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो एरिया है इन आइलैंड्स का बहुत बड़ा एरिया नहीं है, तो इसका एरिया जस्ट 3 स्क्वायर किलोमीटर्स है। सेंट मार्टिन आइलैंड जो है उनको लोकली नारिकेल जिंजीरा भी कहा जाता है, इसका मतलब कोकोनट आइलैंड भी कहा जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है बे ऑफ बंगाल के। सेंट मार्टिन्स जो है आइलैंड, ये कहीं ना कहीं 9 किलोमीटर साउथ में है कॉक्स बाजार करके, कॉक्स बाजार टेकनाफ पेनिनसुला के, और ये सदर्न मोस्ट पार्ट है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश के इस पेनिनसुला के काफी पास में है वो। सो ये स्मॉल एडजॉइनिंग आइलैंड्स है जो कि सेपरेट होते हैं हाई टाइड से, जिसको शेरा द्वीप कहा जाता है। ये हाई टाइड वाला रीजन इससे सेपरेट होते हैं, जिसको शेरा द्वीप कहा जाता है। 8 किलोमीटर यानी 5 माइल्स वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में है म्यांमार से, और ये माउथ ऑफ नाफ रिवर में ये लोकेटेड है। तो हम कहेंगे बहुत साल पहले मिलीनिया एगो जो ये आइलैंड्स थे वो कहीं ना कहीं टेकनाफ पेनिनसुला आने आपको पता है कुछ पार्ट ऐसा जो तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो टेकनाफ पेनिनसुला जो है उसका ही एक्सटेंशन ये पहले हुआ करते थे, उसी से जुड़े हुए थे। बट पेनिनसुला का कुछ पोर्शन जो है वो पानी में सबमर्ज हो गया, इसीलिए ये अब टेकनाफ पेनिनसुला से अलग दिखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण ये बांग्लादेश के मेनलैंड से अलग हो गया। अदरवाइज ये बांग्लादेश के मेनलैंड से जुड़े हुए थे, बट अब जुड़े हुए रहने के बाद कुछ पोर्शन जो होता है ये पोर्शन पानी में सबमर्ज हो गया, ये तो इतना ये अलग दिखने लग गए फिर दोनों, ये यहाँ पे कहा जाता है। कोरल रीफ आइलैंड है, यहाँ पे आपको कोरल रिफ्स देखने मिलते हैं। कोरल रीफ आइलैंड है, यहाँ पे कम से कम 3800 जो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ होम आर फिशरमैन सेंट मार्टिन्स में रहते हैं लोग, आपको ये देखने मिलता है कोरल आइलैंड्स में। तो रेनी सीजन में हम कहेंगे ड्यूरिंग रेनी सीजन ज्यादा डेंजर कंडीशन होती है बे ऑफ बंगाल की, तो इसमें ये लोगों का कोई स्कोप नहीं है कि वो मेनलैंड, दे हैव नो स्कोप टू गो टू मेनलैंड, टेकनाफ में जाने का स्कोप नहीं है। तो उनकी लाइफ जो होती है वो काफी डेंजरस, काफी खतरे में है। वो लोग इस सेंट मार्टिन्स आइलैंड में रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते, लगभग 3800 लोग रहते हैं, ज्यादातर उसमें से फिशरमैन है। सो ये सब आपको यहाँ पे पता चलता है। अब सबसे मेन है कि व्हाट इज सेंट मार्टिन्स आइलैंड हिस्ट्री एंड करंट स्टेटस। सेंट मार्टिन्स आइलैंड जो होती है इसकी अगर बात करें तो 18th सेंचुरी में जब अरेबियन मर्चेंट्स जो होते हैं वो पहले यहाँ पे सेटल हुए, अरब से जो मर्चेंट आते थे, जो व्यापारी आते थे, वो यहाँ पे सेटल होने लगे, उन्होंने इसका नाम जाजीरा रखा था। ब्रिटिश जो होती है उनकी टीम आती है सर्वेयर्स की, जो कि हम कहेंगे सर्वे करते हैं इस आइलैंड के कुछ पार्ट को, ऑफ देन ब्रिटिश इंडिया जो कि ब्रिटिश का ही था, और उसको नाम एक क्रिश्चियन प्रिस्ट के नाम पे रखा जाता है। तो पहले तो अरब के लोग वहां रहते थे, उसे जाजीरा कहते थे। उसके बाद वहां पे ब्रिटिश लोगों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया और ब्रिटिश ने उसको अपने सेंट मार्टिन के नाम पे उसका नाम रख दिया। और हम कहेंगे कि ये डिप्यूटी कमिश्नर भी थे चित्तगांव के मिस्टर मार्टिन, इनका भी नाम आ जाता है और सेंट का भी नाम आ जाता है, तो दोनों के नाम जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ब्रिटिश ने इसका नाम चेंज कर दिया। ये जो आइलैंड होता है ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था जब म्यांमार को अलग किया गया था 1937 में। पहले आप देखोगे तो बर्मा भी इंडिया से जुड़ा हुआ था बाद में, जिसको म्यांमार कहा जाता है, बाद में म्यांमार को यहाँ से अलग किया गया। सो हम कहेंगे आफ्टर 1947 का जो पार्टीशन हुआ तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था
उसमें ये आइलैंड जो होता है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में चला जाता है, क्योंकि बांग्लादेश की हिस्ट्री ये है कि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान ही था। ईस्ट बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ऐसे दो पाकिस्तान इंडिया से अलग किए गए थे ब्रिटिश ने जब पार्टीशन किया तब, और ईस्ट पाकिस्तान आगे जाके 1971 में बांग्लादेश बना। सब्सिक्वेंटली आइलैंड जो होता है ये बांग्लादेश का पार्ट बन गया जब 1971 में बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चला पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश अलग देश बन गया। 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार जो होते हैं इनमें एक एग्रीमेंट हुआ जिसके चलते ये आइलैंड को बांग्लादेश की टेरिटरी करके रिकॉग्नाइज कर दिया गया। 1974 के एग्रीमेंट के बाद भी इशू जो होता है वो चलता ही रहा, और आइलैंड एक्चुअली है किसका ये ट्रिब्यूनल में गया, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में ये इशू गया 2012 में, उसका ये जो लैंडमार्क जजमेंट है वो आया और ये कहा गया कि बांग्लादेश का ही अधिकार है उस आइलैंड पे। अब हो क्या रहा है, शेख हसीना का ऐसा कहना है कि ये जो बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड है ये कहीं ना कहीं यूएस को दिया जा रहा है और उसके बदले कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट लिया जा रहा है यूएसए से। जो नई सरकार आ रही है वो ऐसा कर रही है, तो ये एलिगेशंस को वैसे तो यूएसए ने झूठ बताया, बट ये सेंट मार्टिन आइलैंड जो होता है ये तो न्यूज में आ गया। तो यही सब बातें हैं जो यहाँ पे हमने पढ़ी। तो हम कहेंगे कि आइलैंड जो होता है ये कहीं ना कहीं वॉशिंगटन को हेल्प करेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस, देखिए ये आइलैंड अगर मिल जाता है यूएसए को तो कहीं ना कहीं चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस बना रहा है इंडियन ओशन में वो कम हो सकता है, क्योंकि ये आइलैंड पे यूएसए आके बैठेगा और सेंट मार्टिन लोकेशन जो होता है वहां से बे ऑफ बंगाल भी पास में, तो काफी अच्छे उनको कहीं ना कहीं इंडियन ओशन में हम कहेंगे कि काफी बड़ा एक एक्सप्लोर करने के लिए जगह मिल जाती है, आने जाने के लिए जगह मिल जाती है। और यूएस और चाइना के बीच में जो कंपटीशन चल रही है उसमें यूएस भी यहाँ पे एंट्री मार सकता है। तो ये था करंट अफेयर जिसमें आपको देखने मिलता है सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और इसका जो सोर्स था वो था बिजनेस स्टैंडर्ड। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है एक्सरसाइज उदार शक्ति को लेके 2024 का। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स, अब देखिए ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइजेस जो होती है वो कुछ दो फोर्सेस के बीच में होती है। ये जो एक्सरसाइज उदार शक्ति है तो 2024 के वो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में हो रही है, ये हमें पता चलता है। तो ये अगस्त 5 से 9 के बीच में होगी 2024 में, हम कहेंगे RMAF बेस में, जो कि क्वांतान में है मलेशिया में। अब इसके की टेक अवेज देखते हैं। जो एक्सरसाइज उदार शक्ति है 2024 का, ये काफी इंपॉर्टेंट एक बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। बायलैटरल यानी जिसमें दो देश मिलके जो एक्सरसाइज को चलाते हैं, और ये चलने वाली इंडियन एयरफोर्स और मलेशियन एयरफोर्स के बीच में। तो हम कहेंगे एक्सरसाइज उदार शक्ति जो है उसका यही एम है कि इन दोनों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन बना सके और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और मलेशिया के बीच में मिलके वो लोग काम कर सके, ऐसी पार्टनरशिप बनाए। बोथ एयरफोर्सेस जो है वो कहीं ना कहीं सुखोई, जिसको SU-30 कहा जाता है, ये फाइटर जेट्स है, वो यूज करने वाले इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स अपना सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट लाने वाला है, और RMAF जो है ये सुखोई 30 MKM एयरक्राफ्ट लाने वाला है। उसी के अलावा इंडिया जो है वो ऐसे कौन कौन से जॉइंट एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट किया है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे करंट अफेयर से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। मित्र शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज होती है जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में होती है, ताकि टेररिज्म को खत्म कर पाए हम मिलके, जो कि 12 अगस्त 2024 को श्रीलंका में हुई थी। युद्ध अभ्यास करके है, युद्ध अभ्यास भी जो एक्सरसाइज है ये यूनाइटेड स्टेट्स के और इंडिया के बीच में होती है, और ये भी टेररिज्म को खत्म करने के लिए दोनों मिलकर कोशिशें करते हैं। हैंड इन हैंड करके एक्सरसाइज है जो कि चाइना के साथ कंडक्ट की जाती है टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और इंद्र करके एक्सरसाइज है जो कि रशिया के साथ तीनों जो हमारे आर्म फोर्सेस है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो मिलके कोऑपरेशन के लिए ये एक्सरसाइज को करते हैं। शक्ति करके जो है ये एक्सरसाइज है फ्रांस के साथ जो हम करते हैं, और ये भी टेररिज्म को खत्म करने के लिए होती है। नोमैडिक एलिफेंट करके एक्सरसाइज है जो कि मंगोलिया के साथ की जाती है, और ये भी टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक्सरसाइज है। तो इस तरह से कुछ एक्सरसाइजेस इंडियन एयरफोर्स या फिर हम कहेंगे आर्मी, नेवी, ये सब करते हैं। और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं, और अगला करंट अफेयर है क्लीन प्लांट प्रोग्राम CPP को लेके। तो यूनियन कैबिनेट जो है, जिसके हेड हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अप्रूव किया है रिसेंटली क्लीन प्लांट प्रोग्राम। क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो जिसको CPP कहा जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है उनके अंडर आता है। बैकग्राउंड इसका क्या है, ये जो प्रोग्राम है
ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के हॉर्टिकल्चर सेक्टर को वो बूस्ट करेगा। तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर है ये बूस्ट होगा, और उसी के साथ साथ कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जैसे मिशन लाइफ या फिर वन हेल्थ। तो चलिए देखते हैं कि ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम है क्या। क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो होता है वो इंडिया के हॉर्टिकल्चर सेक्टर का एक प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चला ही रही है, जिसमें सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को पूरा किया जाएगा। यानी हम कहेंगे कि उसमें केमिकल्स का यूज ना करते हुए हमें अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी लानी है फ्रूट क्रॉप्स की। तो हॉर्टिकल्चर रिलेटेड टू फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर होता है, तो उसी के लिए ये जो प्रोग्राम है ये चलाया जा रहा है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और कोलैबोरेशन होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के साथ। और यहाँ पे जो भी साइंटिफिक या फिर एग्रीकल्चरल एक्सपर्टाइज है जो अवेलेबल है हमारे पास, बेस्ट एक्सरसाइज जो भी एक्सपर्टाइज है उसके ऊपर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, और हम अपने एग्रीकल्चर के जो सेक्टर है उसको आगे बढ़ाने की और कोशिश करेंगे। ये जो प्रोग्राम है इसमें मिशन लाइफ और वन हेल्थ करके भी काफी सारे जो मिशन है वो चलाए जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से PIB में एक फोटो आया है जिसमें आपको ये स्कीम के बारे में पता चलता है। इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे ₹1765.67 करोड़। तो ये है। अब देखिए इसके कोर कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहला अगर कोर कंपोनेंट की बात करें तो क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाए जाएंगे। 9 स्टेट्स जो है ऑफ आर्ट सेंटर्स जो है हम कहेंगे एस्टैब्लिश 9 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर्स इक्विप्ड विद एडवांस डायग्नोस्टिक एंड टिश्यू कल्चर लैब्स। तो यहाँ पे जो भी टिश्यूज है प्लांट्स के, या फिर हम कहेंगे कि जो भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है उन सबके टिश्यूज को लैब में ले जाके उसको कहीं ना कहीं उस पर रिसर्च किया जाएगा और वायरस फ्री प्लांटिंग करने की कोशिश की जाएगी ताकि प्लांट्स को बीमारी ना हो और अच्छे फ्रूट्स हमको खाने मिले। दूसरा है सर्टिफिकेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो कि सीड एक्ट, सीड्स यानी जो बीज होते हैं वो एक्ट है उसके लिए 1966 का उसके साथ काम करने वाले हैं, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो हम कहेंगे काफी सारी नर्सरीज यहाँ डेवलप की जा रही है और क्लीन प्लांटिंग मटेरियल भी यहाँ लाया जाएगा। की बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं इस प्रोग्राम के। सबसे पहला जो बेनिफिशियरीज है, जिन जिन लोगों को बेनिफिट होने वाले हैं वो है फार्मर्स, दूसरे नर्सरीज, तीसरे कंज्यूमर और चौथा है इंडिया का एक्सपोर्ट। फार्मर को तो वायरस फ्री और हाई क्वालिटी प्लांटिंग मिलेगी जिस कारण उनके क्रॉप्स अच्छे आने लगेंगे और उनकी भी इनकम अच्छे से बढ़ जाएगी अगर ये अच्छे से चल जाता है। दूसरा है नर्सरीज, सर्टिफिकेशन प्रोसेस है तो उन्हीं नर्सरीज को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो नर्सरीज अपने प्लांटिंग मटेरियल्स को अच्छा रख रही है। कंज्यूमर्स के में भी काफी हेल्प होगी क्योंकि उनको सुपीरियर प्रोड्यूस मिलेगा जिसमें वायरसेस नहीं है, टेस्ट भी काफी अच्छी रहेगी, अपीयरेंस भी फ्रूट के अच्छे हो जाएंगे, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी फ्रूट्स की अच्छी हो जाएगी। फ्रूट्स का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो इंडिया अच्छे से डिजीज फ्री फ्रूट्स, हाई क्वालिटी फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करके इंडिया से बाहर भेज के काफी अच्छी इनकम अर्न कर सकता है। तो हमारा व्यापार भी काफी अच्छा होगा बाकी देशों के साथ। तो ये है CPP क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है। होप ये अच्छे से चल जाए। इसका जो सोर्स था करंट अफेयर का वो था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब बारी है आज के MCQs को सॉल्व करने की। MCQs के जो ऑप्शन आपको सही लगते हैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑपरेशन उदार शक्ति को लेके, एक्सरसाइज उदार शक्ति को लेके। रिसेंटली न्यूज बायलैटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। पहला है मलेशिया, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है मालदीव्स। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। तो विद रेफरेंस टू क्लीन प्लांट प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द क्लीन प्लांट प्रोग्राम एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्रूट एंड क्रॉप्स अक्रॉस इंडिया, फ्रूट क्रॉप्स अक्रॉस इंडिया। दूसरा, it provides support for large scale nurseries to develop infrastructure for efficient multiplication of clean planting material. Third, it is implemented by National Horticulture Board in collaboration with Indian Council of Agriculture Research ICAR. Which of the statement given above is or are correct? A 1 only, 2 2 and 3, C 3 only, or D 1 2 and 3. उसके बाद जो अगला हमें एक क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो है सेंट मार्टिन्स आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन। कहां पे है सेंट मार्टिन्स आइलैंड। पहला है रेड सी, दूसरा ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, तीसरा ऑप्शन है कैरिबियन सी, चौथा ऑप्शन है अरेबियन सी। जो भी आपको ऑप्शंस करेक्ट लगते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो ये थे आज के MCQs और आज के करंट अफेयर। अगली बार फिर से कल हम करंट अफेयर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।